हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इसी सीरीज़ में हमने 6 क्लासेज यानी 6 वीडियो हमने बनाए हैं और लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था वो पंचवर्षीय योजना पर बनाया था। तो पंचवर्षीय योजना को मैंने ये बोला था आप लोगों से कि पंचवर्षीय योजनाओं को आपको अपने मन से पढ़ना है, क्योंकि उनको पढ़ना कैसे है ये मैंने आपको समझा दिया था और उसमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ आपको लर्न करना था। तो मैंने इसीलिए ऐसा कराया क्योंकि समय बच जाएगा आपका और हमारा। मैं उस चीज़ में 1 से 2 दिन लगाता, उससे अच्छा मैं आगे बढ़ जाऊँ और दूसरे टॉपिक पर ध्यान दूँ, क्योंकि दूसरा टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो हम पेपर में क्या करेंगे। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो मैंने आपको समझा दी थी और आगे की पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको सेम उसी प्रकार से आपको रीड करना था जैसे मैंने पिछली 2 पंचवर्षीय योजना आपको समझाई थी। ओके, तो मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से रीड किया होगा और रिवीजन भी किया होगा। अगर रिवीजन नहीं किया है तो आज के एमसीक्यू आप लगा के देखिए, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगा कर देखिए, अगर आपसे बनते हैं, नहीं बनते हैं तो आप दोबारा से उस पर काम कीजिए और अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको पढ़ लीजिए। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। तो इसके आंसर नीचे दिए गए हैं। तो पहला मैं बता देता हूँ आपको, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक स्थिरता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। दूसरा क्या है, निम्न में से कौन सा देश सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को प्रस्तुत करने में सफल रहा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, सोवियत संघ। और मैंने आप लोगों को बताई थी कि जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ आपको वो बुक ले लेनी है, ताकि यहाँ पर मैं पढ़ाऊँ और वहाँ पर घर बैठ के आप उसका रिवीजन करते रहें। ओके, तो आपको ये बुक ले लेनी है। मैंने पहले ही वीडियो में बताई थी कि आपको कौन सी बुक लेनी है। मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मगर आपको ये बुक ले लेनी है और मेरे साथ साथ उसको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने वाले भारत के पहले कौन पंचवर्षीय योजना का शुरू करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, जिनके पास पुस्तक नहीं है, जिनके पास बुक नहीं है, वो इसको याद कर लें यहीं से, और इसके आंसर भी मैं नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए, 11वां देखिए, 12वां, 13वां, और इसके नीचे भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर। तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको समझते हुए चलना है और आपको करते चलना है। और जहाँ पर आप अटक रहे हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके आंसर्स हैं, पहले का ए, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का डी, 5वें का डी, 6वें का ए। तो ये आपको सब कर लेना है, क्लियर। मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ आपको मैं जैसा कि यहाँ पर करा रहा हूँ वैसे ही आपको लिख लेनी है और उसको याद कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें समझाने का कुछ ऐसा नहीं है तो मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको इससे क्वेश्चंस लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य औसत वार्षिक विकास दर हासिल करना था। 6, 7,
8-9 क्या करना था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने के लिए अधिकृत सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन सी होती है। ठीक है। छठवां, हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। आप पंचवर्षीय योजना डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। 22 तक ये हो गए। फिर ऊपर इसके दिए गए हैं 24, 25, 23। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके। और ये इसके उत्तरमाला यानी आंसर। लिख लीजिए आप। ओके। ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ से समझने की बात ये है नेतृत्व, समन्वय एवं समूह। तो मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा आपको समझाना सिखाऊंगा, समझना सिखाऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है। जो फैक्ट है वो आपको खुद याद करना है, क्योंकि अगर सितंबर के लास्ट में अगर हमारे फॉर्म आते हैं तो आपको 2 महीना मिलेगा और 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जो फैक्ट है वो आप खुद कर पढ़िए, खुद याद कीजिए और जो समझने की चीज़ है वो मैं समझा दूँगा। ठीक है। तो नेतृत्व, समन्वय एवं समूह, सबसे पहले इसमें समझने वाली बात क्या है। नेतृत्व यानी लीडरशिप। नेतृत्व से आशय किसी भी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने अधीनस्थों यानी जो उसके अंडर काम करते हैं उनको अधीनस्थ बोला जाता है। अधीनस्थों की गतिविधियों को मार्गदर्शन यानी गाइड करना, निर्देशन प्रदान करता है। साथ ही साथ वह दूसरों को उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है ताकि वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नेतृत्व का संबंध अधीनस्थों को संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति की ओर योगदान करने के लिए प्रभावित करना है। आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। पहले आपको मैं ये समझाना चाहता था कि नेतृत्व जो लीडरशिप वर्ड है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, लीडरशिप क्या होती है। ठीक है। अब ये लीडरशिप की परिभाषा सबने अलग अलग तरीके से दी है। कीथ डेविस के मतानुसार नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यताएं हैं। यह वह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांधे रखता है और इसे अपने लक्ष्य की ओर अभिप्रेरित करता है। क्लियर। फिर जॉर्ज के मतानुसार, एलन के मतानुसार, ये सब कोई पेपर में आने वाली चीज़ नहीं है, बस इन्होंने बताया है यहाँ पर। एक मिनट। अब आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, नेतृत्व का महत्व। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज़ कि यहाँ पर जो किताब आप पढ़ेंगे, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी जो पुस्तक चल रही है, ये जो पेपर है सुपरवाइज़र का वो 4 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। तो उसमें से 4 खंडों में से हम एक खंड को उठा लिया है। उस खंड का मतलब है प्रबंधकीय कौशल। क्या है इसका? प्रबंधकीय कौशल। तो हम इस क्लास में अभी हमने 6 वीडियो जो किए हैं, या 7वां वीडियो है यानी 7वीं क्लास है हमारी, तो इसमें हम कौन सी किताब यानी कौन से खंड को डिस्कस कर रहे हैं? प्रबंधकीय कौशल को। ठीक है। एक जो टॉपिक है यानी एक जो खंड है वो है पोषण से संबंधित। ठीक है। एक जो खंड है वो है गणित और रीजनिंग से संबंधित। तो उसमें हम 4 खंडों में बटा हुआ, उसमें से हम एक खंड कर रहे हैं प्रबंधकीय कौशल। अब जो प्रबंधकीय कौशल क्या है, वो हमें कैसे मैनेज करना, अगर हम सुपरवाइज़र बनते हैं तो हमें कैसे, जहाँ पर हम आप
पोस्टिंग होगी, जहाँ पर हम रह रहे होंगे, उस जगह के क्षेत्र को हमें कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिख रही है वो सब आपको अपने ऊपर लागू करना है, वैसे ही आपको पढ़ते हुए चलना है। क्लियर? चलिए, तो नेतृत्व का महत्व क्या होता है कि नेतृत्वकर्ता हमारा अच्छा होगा तो जो उसके अधीनस्थ लोग होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। वही अगर नेतृत्वकर्ता हमारा लीडर खराब होगा तो उसी तरीके से काम होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हमें इस किताब में सिखाई जाती हैं। यह एक ऐसा गुण है जो संस्था को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, नेतृत्व कैसा एक गुण है? एक ऐसा गुण है जो संस्था को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एक कुशल नेतृत्वकर्ता द्वारा संस्थान गतिशील एवं रचनात्मक कार्यों को सफल बनाने में निपुण हो पाती है और अच्छे नेतृत्व के अभाव में कार्य कुशलता के साथ कार्य को पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पाता है। मतलब अगर हमारा नेतृत्वकर्ता यानी हम सुपरवाइज़र हैं, तो अगर हम अच्छे से नेतृत्व करेंगे तो हमारे जो अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ का मतलब होता है जो हमारे अंडर कार्य करते हैं, वो क्या से काम करेंगे? अच्छा करेंगे। अगर हम ही उनसे भेदभाव करेंगे या हम उनकी नहीं सुनेंगे या उनके हम सहयोग नहीं करेंगे तो वो उसी हिसाब से काम करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए। अब नेतृत्व मतलब क्या क्या होना चाहिए? संघ भावना का विकास हो। संघ का मतलब होता है एक यूनिटी बनाने कर हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। नेतृत्व वह साधन है जिससे कर्मचारियों के मध्य एक समन्वय, मित्रता का भाव उत्पन्न किया जाता है। समझ में आ गया ना ये? अब क्या होता? अभिप्रेरणा तथा सकारात्मकता प्रदान करना, यानी जो नेतृत्व करता होगा उसका क्या क्या काम होता है? यानी सकारात्मक, यानी पॉजिटिव बना के रखना हमारे जो अंडर काम करते हैं उनको। ठीक है, शीर्ष प्रबंधन एवं अधीनस्थों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी हमें उनके साथ कैसा संबंध बना के रखना है? मित्रशील संबंध बना के रखना है कि उनसे सही से बात नहीं करना, ये सब चीज़ें। क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए, नेतृत्वकर्ता या नायक। नेतृत्वकर्ता की क्षमता एक गुण जो कुछ ही व्यक्तियों में पाई जाती है। एक अच्छे नेता या नेतृत्वकर्ता के कई गुण विद्यमान होते हैं जो उसे लोकप्रिय बनाते हैं। एक नेतृत्वकर्ता के साथ बहुत से अधीनस्थ कार्य करते हैं। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अब नेतृत्वकर्ता के अच्छे गुण क्या होते हैं, मतलब उसको नेतृत्वकर्ता को कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर समझाया गया है। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि कैसा होना चाहिए, यानी हम कहाँ से करेंगे। तो पहले क्या दिया गया? एक अच्छे नेतृत्वकर्ता में कितने गुण होने चाहिए? 8 गुण होने चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पहला क्या है? शक्ति। दूसरा क्या है? भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता का मतलब होता है एक इमोशंस के साथ मिलजुल कर काम करें। ठीक है। दूसरा होता है तकनीकी दक्षता, यानी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हो, उसमें कोई भी चीज़ अच्छे से वो कर सके। तकनीकी का मतलब होता है डिजिटल से हम संबंधित चीज़ मान सकते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत अभिप्रेरण, मतलब एक व्यक्ति के तौर पर वो एक अच्छा व्यक्ति हो। अभिप्रेरण का मतलब होता है एक मोटिवेशनल। ठीक है ना। फिर होता है संप्रेषण योग्यता, मतलब लोगों से ऐसे बात करे कि उनको ऐसा ना लगे कि ये हमारा लीडर है, मिलजुल कर अच्छे से बात करे। शिक्षण योग्यता, यानी वो अच्छा पढ़ा लिखा हो। सामाजिक योग्यता, ठीक है। और फिर मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, यानी मानव सबसे ऊपर क्या होता है? मानव होता है।
अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके हिसाब से चलना, उसको क्या चीज़ की नीड होती है, कैसी जगह पर उसको कार्य करवाना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो एक अच्छे नेता के 7 गुण होते हैं। निर्णय क्षमता, उत्तरदायी, ठीक है। उत्तरदायी का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसे अपने ऊपर लेना चाहिए उस चीज़ को, है ना। ये नहीं है कि हाँ हम नहीं करेंगे, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें उस पर दी गई हैं। अब एक सक्षम नेता के कार्य केवल अधीनस्थों को मार्गदर्शन प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि उन्हें विकसित करना भी होता है, जिसमें पूरा करने के लिए नेतृत्वकर्ता में कुछ गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है अगर कोई कानून है तो सब लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी पैसा आया है तो सब लोगों को उसको जानकारी होनी चाहिए कि ये पैसा क्यों आया, ये कहाँ पर यूज़ करना है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलना, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव बने रहना। ईमानदारी तो आप जानते ही हैं। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुला दिमाग, समस्याओं को प्रभावी रूप से हल करना। शारीरिक गुण क्या होते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति, क्लियर हो गया ना। फिर बौद्धिक गुण क्या होने चाहिए उसमें? निर्णय लेने की सुदृढ़ता, मानसिक क्षमता, गुण ग्राह्यता, समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक का मतलब ये भूत प्रेत पे भरोसा ना करना, ठीक है। विज्ञान के मतलब साइंटिफिक रीज़न ढूंढना। व्यक्तिगत आकर्षण, सहकारिता की भावना, उत्साह, साहस तथा लगन, चातुर्य, ठीक है। उक्त विश्लेषण के अनुसार नेतृत्वकर्ता के कुछ गुण ये सब छोड़ दीजिए आप, है ना। पारदर्शिता, दूरदर्शिता, ये सब छोड़ दीजिए। अब नेतृत्वकर्ता की शैली होती है, यानी कैसे कैसे प्रकार के नेतृत्वकर्ता होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही तक। और मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, प्लीज़ जो चीज़ मैं कराता हूँ उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना आए। बार बार रिवीजन कीजिए, कम पढ़िए बार बार रिवीजन कीजिए, कम पढ़िए बार बार रिवीजन कीजिए। क्लियर? ठीक है। अब पढ़िए इसको जो मैंने आज कराया है। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आगे बढ़ते रहिए और निरंतरता अपने पढ़ाई में रखिए। ओके, चलिए, थैंक यू।